स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th जो टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम के जो पेपर हुए थे आपके सोशल साइंस के, उसकी आंसर की है। यानी कि आज जो आपका पेपर हुआ था सोशल साइंस की, ये उसकी आंसर की है और ये ऑफिशियल आंसर की है। ऐसा नहीं कि हमने इसको अपने मन से बनाया है। ये जो गवर्नमेंट की तरफ ऑफिशियल की है, ये CBSE के द्वारा, ये उसके द्वारा बनाया गया इसके आंसर है। तो इसको आप अपने से पेपर से आपको मिलान करिए कि आपके कितने सही बन रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट। इसमें हम केवल क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस सोशल साइंस के टर्म फर्स्ट के जो पेपर है, जो आज आप यानी कि 30 नवंबर को हुए थे, तो चलिए हम देखते हैं फटाफट। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को सारे इंस्ट्रक्शन पता रहा होगा कि आपके 60 में से 50 क्वेश्चन करने थे और जो फर्स्ट पार्ट था इसमें से 24 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन करने थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे सही प्रकार से समझे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से किस क्वेश्चन के कौन से आंसर होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, यानी क्वेश्चन जो फर्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित यूरोप के देशों में से किसमें 18वीं सदी के दूसरे अर्धभाग में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इंग्लैंड में था। तो ऑप्शन डी को आप बिल्कुल सही करेंगे, ऑप्शन डी इंग्लैंड। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में मुख्यतः किस प्रकार की सरकार का चलन था। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि रूढ़िवादी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित देशों के किस समूह ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराया था। यानी कि 1815 में जो वाटरलू का युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन से देशों में मिलाया था। तो जिन बच्चों ने हमारी MCQ क्वेश्चन की चैप्टर वाइज वीडियो देखी होगी उन बच्चों के पेपर अच्छे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया थे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ। तो क्वेश्चन जो 4 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फ्रांस में। तो इसको आप चेक करेंगे 1800, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए फ्रांस में। क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो रहता है। जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन ऐसा है कि जरूर पूछेंगे, आपके प्री बोर्ड में भी आया था और यहाँ पर भी आया है। तो ये क्वेश्चन जो 5 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि मैटरनिक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। तो आप सभी जानते हैं कि जो जर्मनी की एकीकरण का प्रक्रिया का जनक था वो ऑटोमन बिस्मार्क था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों की 1830 के दशक में निम्नलिखित में से किसने एकीकृत इटालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि जूसेफ मैस्सिनी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अति चराई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। यानी कि किस राज्यों में अति चराई जो है ये भूमि निम्नीकरण का जो अति कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र। क्वेश्चन 9 है कि उस मृदा की पहचान कीजिए जिसका रंग लाल से भूरा होता है और उसकी प्रकृति लवड़ी होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मरुस्थलीय मृदा के बारे में कहा जा रहा है। क्वेश्चन 10 है कि निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी मैदानों में सर्वाधिक मृदा अपरदन बढ़ाती है। तो आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का ये बहता हुआ जल है, क्योंकि जो बहता हुआ जल होता है इससे क्या है मृदा का अपरदन सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन 11 की खनन के कारण जो वनोन्मूलन निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गंभीर भूमि निम्नीकरण का कारण है। तो ये किसमें है, ये उड़ीसा राज्य में है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12 की 1861 के एकीकृत इटली का राजा जो निम्नलिखित में से किसको घोषित किया गया था। तो ये भी हमारे MCQ क्वेश्चन से था जो चैप्टर वाइज थे, यानी कि अधिकतर जो क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज थे उसमें से दिया गया था। तो क्वेश्चन जो 12 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल हो जाएगा कि विक्टर इमैनुअल सेकेंड। क्वेश्चन 13 की निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संघ सूची का विषय है। मैंने आपको बताया था कि संघ सूची के विषय में से एक ना क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
क्योंकि आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची में शामिल है, तो आपके क्या है, संचार है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बेल्जियम मॉडल में शामिल नहीं है। ये नहीं है बच्चों, इसको आपको देखना कि कौन सा बेल्जियम मॉडल में शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि यहाँ एक सामुदायिक सरकार है जिसके पास विशेष प्रशासनिक शक्तियाँ हैं। क्योंकि आपसे नहीं पूछा था, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी अपना इसी हिसाब से मिला लेंगे, क्योंकि सेम ही है, चाहे हिंदी का देखिए चाहे इंग्लिश का। क्वेश्चन 15 है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा जो है साथ रहकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण था। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भारत के बारे में कहा जा रहा है। क्वेश्चन 16 की श्रीलंका में निम्नलिखित जाति समुदायों में से कौन सा बहुसंख्यक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सिंगली। बहुसंख्यक का मतलब जहाँ पर संख्या ज़्यादा हो। क्वेश्चन 17 की निम्नलिखित विषयों में से कौन सा राज्य सूची में शामिल है। यानी कि कौन सा ऐसा विषय है जो राज्य सूची में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि व्यापार हो जाएगा। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18 है कि जो गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहयोग करती हैं वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जो गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहयोग करती हैं वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो आप सभी जानते हो कि वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन 19 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता की पहचान करना है। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी एकात्मक शासन व्यवस्था है उसकी पहचान करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि उप इकाइयाँ केंद्रीय सरकार के अधीन होकर काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्राथमिक। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए। तो प्यारे बच्चों, ये जो हम वीडियो आपको बना रहे हैं आंसर की ये ऑफिशियल आंसर की है जो सीबीएसई के द्वारा डाली गई है, इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है कि प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित करने की गतिविधियां जो निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग यानी उपयोग करने से जो उत्पाद प्राप्त हुए हैं वे निम्नलिखित से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्राथमिक। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं तो वो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में जल स्तर गिरने के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा मुख्यतः उत्तरदायी है। तो ये कौन सा उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसका ऑप्शन डी, यानी कि आंसर डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अति उपयोग। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा समर्थित सूची में शामिल है। यानी कि कौन सा ऐसा विषय है जो समर्थित सूची में शामिल है। देखिए सूची से लगभग 3 क्वेश्चन आपके आ गए, तो जिन बच्चों की सूची तैयार रहे होंगे तो उनके अच्छे नंबर आए होंगे। तो इसमें पूछा जाए समर्थित सूची में कौन से शामिल है, तो जो विवाह था, विवाह या समर्थित सूची में शामिल था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही। तो पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि 24 में से 20 करने थे, और पार्ट सेकंड है। तो इसमें आपको करना है कि जो आपके ये संकल्पना वाले जो क्वेश्चन थे, अभिकरण और कथन वाले, तो उम्मीद करते हैं कि इसकी भी आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो आप जानते हैं कि एक चाहे दृढ़ कथन कर लीजिए या कारण कर लीजिए, तो इसकी तो पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि इसको ध्यान नहीं देना, बस दोनों आपके सेंटेंस को पढ़ना था। बस आपको देखना है ये सही है या गलत है या इसकी व्याख्या कर रहा है। तो चलिए कथन को देखते हैं कि पोलैंड में रूस के कब्जे के बाद वहाँ के लोगों पर रूसी भाषा को जबरन लादा गया। तो ये भी क्या बिल्कुल सही है। रीजन है कि पोलिश भाषा जो है रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने
लगी। तो ये भी क्या है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये इसकी व्याख्या करता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए इज बिल्कुल राइट, ऑप्शन से ए सही हो जाएगा, यानी कि 25 क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 1848 के दौरान यूरोप में उदारवादियों के विद्रोह के तथ्यों को पढ़िए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जो कथन है इसमें 1, 2 और 4 सही है, यानी आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी, यानी कि राजा का पदत्याग और पुरुषों के सर्वाधिक मताधिकार की घोषणा और प्रेस की आज़ादी की मांग थी, यानी कि 26 क्वेश्चन का आंसर डी सही, ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ठीक इसी प्रकार कारण कथन दिया गया है। देखते हैं कि कथन को पढ़ते हैं। 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर लिया था। तो ये भी क्या बिल्कुल सही है। रीजन की ठेकेदारों ने उनकी अदायगी में भारी कटौती कर दी थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब मैंने आपसे बताया था कि प्यारे बच्चों अगर कोई भी कन्फ्यूजन इस तरह के क्वेश्चन में हो तो लगभग क्या हर क्वेश्चन में ऑप्शन ए ही सही होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 28 है प्यारे बच्चों की, नए राज्य जर्मनी ने निम्नलिखित में से किन आधुनिक पहलुओं पर अधिक जोर दिया था। तो जो नया राज्य जर्मनी था इन्होंने किन आधुनिक पहलुओं पर जोर दिया था ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन में जो 28 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इसमें भी क्या पहला दूसरा और तीसरे पर जोर दिया था, यानी कि पहला दूसरा और तीसरा पर इन्होंने जोर दिया था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 29 है कि निम्नलिखित इटली के राज्यों में से किस पर इतालवी राजघराने का शासन था। तो ये प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, सार्डिनिया पिडमोंट का, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट, क्वेश्चन नंबर 29 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से काबुल की विशेषताओं की पहचान आपकी करनी है और सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी, यानी कि आपके जो कथन है पहला यानी कि जो आपका है पहला दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 30 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा और तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके वही है कारण कथन वाले। तो कथन पढ़ते हैं कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई, कोई उथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। तो ये क्या है, ये भी सही है। ब्रिटिश जातीय समूह ने इसकी सत्ता में वृद्धि की, तो ये भी सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन कारण कथन से आए और तीनों में ऑप्शन ए सही है। मैंने आपसे कहा था कि लगभग ए के चांस ज़्यादा होते हैं सही होने के। तो जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आया होगा तो अगर वो ए ही भी करके आए होंगे तो भी सही होंगे उनके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 से प्यारे बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी संसाधनों के विकास की समस्या नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा है जो संसाधनों के विकास की समस्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि संसाधनों का समान वितरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित मानवीय क्रियाओं में से किसने भूमि निम्नीकरण में सर्वाधिक योगदान किया है। तो ये किसने किया था भूमि निम्नीकरण में, तो ये ऑप्शन डी, यानी कि वनोन्मूलन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन जो कारण कथन में ये चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय किसानों को सस्यावर्धन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। तो इसका भी ये कथन सही है और इसमें अदायगी अधिक होगी और इसके साथ ही पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी, तो ये भी सही है, या भी इसकी व्याख्या कर रहा है। तो देखिए 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आपके 4 क्वेश्चन इस तरह सही हो गए हैं। अगर जिसको नहीं भी पता था वो करके आ जाएगा अगर ऑप्शन ए कर रखा होगा। 35 क्वेश्चन देखिए 5 है कारण कथन पे आधारित क्वेश्चन। और कुछ लोकतांत्रिक देशों में बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करता है, तो ये जो कथन है ये भी बिल्कुल सत्य है और प्रभुत्व से देश की एकता संकट में पड़ सकती है, तो ये भी सही है, ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इस हिसाब से क्या है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर भी।
यानी कि ऑप्शन ए ही राइट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 36 है कि यहाँ पर भी सत्ता का बंटवारा ठीक है, यानी कि सत्ता का जो बंटवारा है ये भी ठीक है, ये भी कथन सही है। और इसमें इससे सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम रहता है, ये भी सही कि अगर बंटवारा हो जाएगा तो ये टकराव कम हो जाएगा, इसकी व्याख्या हो रही है। तो इसमें भी क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए 6 क्वेश्चन तो कारण कथन पे आ गया, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लिए तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से आपको का सही मिलान कब करना है, पहचान करना है कि देश दिया है, इनमें से कौन सा वहाँ पर कौन सी शासन व्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसमें क्या ऑप्शन ए डी सही है, अर्जेंटीना में क्या संघीय है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि श्रीलंका में सिंगली और तमिल दोनों समुदायों के बीच अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया था। तो ये भी क्या है, सही बात है। तो 1956 में कानून के तहत सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं कारण जो कथन की। तो यहाँ पर भी क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की क्षैतिज साझेदारी के रूप में निम्नलिखित में से पहचान आपको करना है। तो सत्ता की जो साझेदारी है इसके बारे में पहचान करना है। तो ये क्या है, शासन यानी कि सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि सर ने तो लिखवाया था विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो बेटा जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये तीनों क्या है, सरकार के अंग होते हैं। तो यहाँ पर सीधे नाम दे रखा है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 40 से पहले कॉलम फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है और सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर दो ऑप्शन सही दिया गया था, क्योंकि सेम ऑप्शन रखा हुआ था। तो अब यहाँ पर क्या है, दोनों ऑप्शन सही होगा। कुछ बच्चों ने ए भी किया होगा, कुछ ने सी किया होगा। तो जिसने ए किया है उसका भी राइट आंसर है, जिसने सी किया वो भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित देशों में से उसकी पहचान कीजिए जो साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है, यानी कि जो साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है उसकी आपकी पहचान करनी है। तो ये क्वेश्चन भी दोनों प्रकार से आए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अभिन्न अंग नहीं, यानी कि सरकार का अंग कौन सा नहीं है। तो ये कौन सा है, तो ये कौन सा है, ऑप्शन ए यानी कि प्रधानमंत्री का कार्यालय, क्योंकि जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है ये सरकार के अंग है। तो ऑप्शन नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए ही सही है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कार्य कथन पे एक क्वेश्चन और प्यारा बच्चों कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। तो ये क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में करवाया था। तो ठीक उसी प्रकार से होगा, चाहे कार्य कथन में हो तो ये भी केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा पर्याप्त है। और रीजन की केरल में स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप के देखिए 6-7 क्वेश्चन आ चुके हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए सही। 43 क्वेश्चन। क्वेश्चन 44 है प्यारे बच्चों कि मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय यानी कि औसत आय जो है 10,000 है। यदि 3 परिवारों की आय क्रमशः 6,000, 8,000 और 14,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 12,000। 45 कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रकों में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सेदारी दिखाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 45 है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि तृतीय क्षेत्रक। अगला क्वेश्चन 46 भारत में 2017-18 में निम्नलिखित क्षेत्रकों में से कौन सा रोजगार में सबसे अधिक हिस्सेदारी दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर आपका खंड ग है आपका, यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया है
कि एक पैराग्राफ क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आपको क्या है, केस स्टडी पे यानी कि पैराग्राफ आपको पढ़ना है और इस पैराग्राफ पे आधारित जो नीचे देगा जो क्वेश्चन है उसको आपको करना है। तो बहुत उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन सही किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 है कि आदिकालीन निर्वाह कृति झूमी से किस प्रकार संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ये स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। 48 क्वेश्चन है कि कर्तन दहन जो किसी प्रणाली को कोनुको जो कहा जाता है ये निम्नलिखित देशों में से कहाँ पर कहा जाता है। तो अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि वेनेजुला में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्तन एवं दहन कृषि जो है यानी जो कर्तन दहन कृषि प्रणाली को रोका जो कहा जाता है ये निम्नलिखित में से किस देश में कहा जाता है। तो ये आप सभी जानते हैं कि जो रोका कहते हैं ये किस में कहते हैं, ब्राज़ील में कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन 50 की झूमी कृषि की मुख्य समस्या की पहचान करनी है, यानी कि जो झूमी कृषि है इसकी कौन सी मुख्य समस्या है इसकी आपकी पहचान करनी है, यानी कि क्वेश्चन में जो 50 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन 51 है कि भारत में कर्तन दहन कृषि जो प्रणाली को वेवर कहा जाता है ये निम्नलिखित में से किस राज्यों में कहा जाता है। तो ये किस राज्यों में कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 51 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कॉलम ए फर्स्ट और सेकेंड को मिलान करना है तथा सही विकल्प को आपको चयन करना है। तो यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर जो 52 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप इसको मिलान कर लेंगे सही से, यानी कि पहले का सी और दूसरे का आपका डी हो जाएगा और तीसरे का बी और चौथे का ए, क्योंकि ऑप्शन ए सही है बच्चों। तीसरा आप मिलान कर लेंगे आप। फिर सेकेंड पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को भी पढ़ना है और इस पैराग्राफ पे आधारित जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है कि निम्नलिखित आर्थिक क्षेत्र में से लक्ष्मी जो है किससे संबंधित है। तो इसको आपको पढ़ेंगे पैराग्राफ तो पता चलेगा कि किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 53 का आंसर जो है ए सही है, यानी कि वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी निम्नलिखित में से किस किसान वर्ग में आती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 54 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि सीमांत। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सर्वाधिक अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये किसमें पाई जाती है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कृषि में। अल्प बेरोजगारी का मतलब होता है कि जिस पे जहाँ पर अगर 2 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ पर 5 लोग भी खेतों में काम करते रहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि बांधों और नहरों के बनाने से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन किस प्रकार किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या में अकुशल श्रमिकों का समायोजन भी करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है कि कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य परिणाम है। तो ये कौन सा है कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए जो परिणाम मुख्य है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उत्पादन में वृद्धि। यानी कि जब सिंचाई सुविधाएं बढ़ाएंगे तो इसका परिणाम ये होगा कि उत्पादन में भी वृद्धि होगा, क्योंकि भारत में जो अधिकतर जो सिंचाई होती है ये मानसून पर यानी कि वर्षा के जल पर निर्भर होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित सिंचाई के साधनों में से कौन सा सामान्यतः सर्वाधिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी निम्नलिखित सिंचाई के जो साधन दिया गया नीचे इनमें से कौन सा सामान्यतः जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 58 था इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नहरों के अंतर्गत। 58 का डी। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि मानचित्र यानी मैप पे आधारित जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए मैप को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैप पे आप देख लीजिए, यहाँ पर मैप पे आपको दिखाया गया है, यहाँ पर ए में दिखाया गया है। ठीक है, ए में आपको एक डैम पूछा जाएगा कि डैम का नाम बताइए। तो मैप के हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि ये जो डैम है ये नागार्जुन सागर बांध है। और यहाँ पर एक आपसे पूछा जा रहा है ये एक जूट उत्पादक राज्य है, तो इस राज्य को नाम पूछा जा रहा है। तो जूट उत्पादक जो राज्य है ये कौन सा है, ये पश्चिम बंगाल है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो पश्चिम बंगाल में जो चावल और जूट दोनों में ये उत्पादक में सर्वप्रथम है। तो चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं।
तो प्यारे बच्चों, आपको बताना था कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में आपको बताना था कि जो ऑप्शन जो ए है वहाँ पर जो शो करा एक बांध है यानी डैम है, तो वो डैम कौन सा है। तो उसका जो राइट आंसर था वो कौन सा डैम था, तो ये क्या था, सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमने ये डैम देखा था, ये जो आपका नागार्जुन सागर नहीं है बेटा, ये क्योंकि ये उड़ीसा राज्य में है, तो हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। हमने देखा कि शायद ये आपका जो हीराकुंड बांध है डैम है जो उड़ीसा राज्य में है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। यानी आपसे जो पूछा रहा, जो डैम जो ए दिखाया गया था, ये डैम जो ए था, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में है। तो जो डैम ए था वहाँ पर बताया जा रहा है, तो ये आपका किस राज्य में था, वो हीराकुंड बांध था बेटा, वो किस में था, उड़ीसा राज्य में है। तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो, ये महानदी पर है। क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है, क्वेश्चन नंबर जो 60 है कि निम्नलिखित मानचित्र में जो बी दिखाया गया है, निम्नलिखित मानचित्र में जो बी दिखाया गया है, ये सबसे बड़े क्या है, एक जूट उत्पादक राज्य है, यानी जूट उत्पादक है, और इस राज्य का आपको क्या करना है, नाम बताना है। तो ये कौन सा जूट उत्पादक था, तो ये कौन सा था, ये पश्चिम बंगाल था, क्योंकि पश्चिम बंगाल चावल में और जूट में क्या प्रथम है। तो ये थी हमारी आपकी क्या थी प्यारे बच्चों, आज की जो पेपर हुआ था आपका जो टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम के सोशल साइंस का 30 नवंबर को, तो ये उसकी आंसर की थी जो ऑफिशियल आंसर की है। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी हम चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन कराएंगे आपको आसानी से मिल सके। ओके, टेक केयर बच्चों।